नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रलेखा पुरोहित आपका द स्टडी विजडम चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछने के तरीके बदल चुके हैं। इन परीक्षाओं में सरल प्रश्नों को भी जटिल तरीके से पूछने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें हिंदी व्याकरण की बारीकियों से अवगत होना बहुत आवश्यक है। इस चैनल पर हम उन्हीं बारीकियों पर चर्चा करेंगे और प्रतियोगियों को आने वाली कठिनाइयों को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस सत्र का आरंभ मैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पक्ष वर्ण विचार के अध्ययन से करूंगी, क्योंकि वर्ण विचार हिंदी व्याकरण की नींव है। जब तक विद्यार्थी वर्ण विचार को नहीं पढ़ेगा, तब तक उसे व्याकरण के अन्य पक्षों जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि को पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होगी। अतः हमें सर्वप्रथम वर्ण विचार से ही व्याकरण को पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। अब वर्ण विचार को पढ़ने से पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण को पढ़ने का एक व्यवस्थित तरीका क्या होता है। इसको जान लेने पर विद्यार्थी को आगे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। हिंदी व्याकरण को पढ़ने का एक व्यवस्थित तरीका यही होता है कि सर्वप्रथम तो हमें वर्ण विचार को पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें शब्द के व्युत्पत्ति पक्ष का अध्ययन करना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम प्रत्यय को ले सकते हैं। प्रत्यय के बाद संधि का अध्ययन करेंगे। संधि के बाद उपसर्ग एवं समास का अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें शब्द के विश्लेषणात्मक पक्ष को देखना होगा। इस पक्ष के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का अध्ययन करेंगे। फिर उसके पश्चात इनके जो विकारक हैं, जिसमें शामिल है लिंग, वचन, कारक, वाच्य, पुरुष, काल आदि, इनका हमें अध्ययन करना होगा। उसके पश्चात अविकारी शब्दों जैसे कि क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव, निपात, इनका अध्ययन भी इसी पक्ष के अंतर्गत हम करेंगे। फिर उसके बाद आता है वाक्य संरचना। वाक्य संरचना को हम इन दोनों पक्षों के अध्ययन के बाद लेंगे, क्योंकि वाक्य संरचना एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। इसको हमें ध्यानपूर्वक देखना बहुत आवश्यक है। फिर उसके पश्चात अर्थ के आधार पर शब्द को हम देखेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं इसी क्रम में व्याकरण को पढ़ाना पसंद करूंगी। प्रस्तुत पाठ में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भाषा और व्याकरण क्या है, हिंदी के विकास का संक्षिप्त रूप देखेंगे। फिर हिंदी भाषा की आधारभूत इकाइयों का अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम जानते हैं भाषा और व्याकरण के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके बिना हम कभी भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। अतः अभिव्यक्ति के लिए भाषा आवश्यक होती है। अभिव्यक्ति भी 3 प्रकार से होती है: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। व्याकरण भाषा के लिखित रूप का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत वर्ण वाक्य पर्यंत सब कुछ समाहित हो जाता है। भाषा के मौखिक रूप की दृष्टि से व्याकरण केवल उच्चारण का बोध कराता है। हिंदी भाषा में किसी भी शब्द के निर्माण की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को भी हमें जानना आवश्यक होता है। एक शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है? सर्वप्रथम उसमें उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में जुड़ेगा, फिर उसके बाद मूल शब्द, फिर अंत में प्रत्यय जुड़ेगा। अब विशेष बात यह है कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि,
समास, इन सब में मूल शब्द का प्रयोग ही होता है। अब हम देखेंगे भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। वैसे संस्कृत की दृष्टि से देखें तो भाष धातु में ल्युट प्रत्यय लगने से भाषा शब्द बनता है, लेकिन हिंदी की दृष्टि से भाष धातु में आ प्रत्यय लगने से भाषा शब्द बनता है, अर्थात जो वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त हो। इसे हम कथन, वचन आदि भी कह सकते हैं। वैसे तो भाषा को किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है, फिर भी विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी है। उसमें एक प्रमुख परिभाषा ये है, मानव मन के विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का सरल एवं सशक्त शब्दमय साधन ही भाषा है। भाषा के दो पक्ष होते हैं, अव्यक्त भाषा और व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा में भाषा से व्याकरण का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती। जैसे आप देखोगे पशु, पक्षी, मनुष्येतर प्राणियों की भाषा इसी अव्यक्त भाषा के अंतर्गत आती है। फिर दूसरा पक्ष होता है व्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा वह होती है जिसमें अभिव्यक्ति स्पष्ट और पूर्ण होती है। व्याकरण सदैव व्यक्त भाषा का अध्ययन अध्यापन करती है। अब इसी क्रम में विशेष बात जानने योग्य यह है कि सृष्टि के विकास क्रम में भाषा का अस्तित्व पहले हुआ, फिर उसके बाद व्याकरण आई। अतः भाषा पूर्ववर्ती होती है और व्याकरण उसकी उत्तरवर्ती। अब देखेंगे व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। व्याकरण शब्द हिंदी में वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, कर धातु और अन प्रत्यय से हुई, अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें भाषा के आरंभिक अवयव वर्ण से लेकर उसकी शब्द संरचना तथा वाक्य संगठना की भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के विश्लेषण और उसके स्वरूप का अध्ययन जिसमें किया जाता है, वही व्याकरण होती है। व्याकरण भाषा को नियमित, संतुलित, संयत और अनुशासित करती है। अब हम देखेंगे हिंदी का संक्षिप्त विकास क्रम क्या है। आज जो हिंदी ने स्वरूप ले रखा है वह किस प्रकार से बना। हिंदी का विकास वैदिक संस्कृत से होता हुआ यहाँ तक आया। सर्वप्रथम आई वैदिक संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत से धीरे धीरे लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई। फिर लौकिक संस्कृत के बाद पाली, फिर बनी प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी भी कहा। अपभ्रंश में शोरशेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली आई। खड़ी बोली को हिंदी का मानक रूप माना जाता है। फिर अंत में आई हिंदी, और आज भारत की राजभाषा भी हिंदी ही है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक इस भाषा का उल्लेख दिया गया है। अब हम देखेंगे कि भाषा के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब भाषा के आधारभूत तत्वों में सर्वप्रथम हम शामिल करेंगे ध्वनि को। ध्वनि क्या है? ध्वनि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है। ये भाषा का लघुतम श्रव्य खंड है। श्रवणीयता इसका सामान्य गुण होती है। इसे बोला भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। अब देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण होती है स्वर और स्वर रहित व्यंजनों को वर्ण कहा जाता है, और ये भाषा के लिखित रूप की आधारभूत इकाई है। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दें कि ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है। ध्वनि तो है लघुतम श्रव्य खंड, जबकि वर्ण है लघुतम दृश्य खंड। इसमें दर्शनीयता वर्णों का सामान्य गुण होता है। वर्णों को बोला भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है,
देखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क में यदि हलंत लग जाएगा तो वह हो जाएगा वर्ण, क्योंकि उससे स्वर निकल गया, तो वह वर्ण का रूप ले लेगा। अब देखेंगे अक्षर। अक्षर क्या होता है? स्वर और स्वर सहित व्यंजन जो है वह अक्षर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, का, की आदि। बोलते समय अक्षरों के खंड नहीं किए जा सकते। और उसके पश्चात आएगा शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द होता है वर्ण अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। सार्थकता के स्तर पर भाषा की लघुतम श्रव्य, दृश्य और लिखित इकाई शब्द होती है। शब्द से निश्चित अर्थ की प्राप्ति तभी होती है जब इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे पद। पद क्या होता है? वर्णों और अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह, जिसे हम शब्द कहते हैं, का वाक्य में प्रयोग कर दिए जाने पर उसे ही हम पद कहते हैं। पदों का एक निश्चित अर्थ होता है। वाक्य में शब्दों का नहीं, पदों का प्रयोग होता है। वाक्य विश्लेषण का मुख्य आधार पद ही होते हैं। पदों की एक व्याकरणिक कोटि भी होती है। अब एक विशेष बात जानने योग्य यह है कि प्रत्यय तत्व से रहित अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह शब्द है, जबकि प्रत्यय तत्व से युक्त अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह पद कहलाता है। अब वाक्य क्या होता है? वाक्य पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह, जिनसे पूर्ण अभिलषित अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। फिर उसके बाद बनती है भाषा। हिंदी व्याकरण के प्रत्येक विषय पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।